हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शर्मा एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एमिनेंस क्लासेस पर स्वागत करता हूँ। आई होप आप सभी की गेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि गेट का एग्ज़ाम फरवरी मंथ में स्टार्ट होने वाला है, जिसका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुका है। अगर अभी तक आपने उसको डाउनलोड नहीं किया है तो उसके डाउनलोड करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से जाके आप उस एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो पॉइंट्स जिनकी हेल्प से आपको अपने गेट के एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। आप सभी को अपने गेट के एग्ज़ाम के लिए रिवीजन भी करना है, उसके लिए जो मॉक टेस्ट है, कोचिंग टेस्ट सीरीज़ है, वो सभी करना है। तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनसे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सकती है, साथ ही साथ आपकी रैंक कैसे इम्प्रूव हो सकती है, वो सभी पॉइंट्स मैं इस वीडियो में आज डिस्कस करूँगा। तो चलिए देखते हैं एक एक करके उन सभी पॉइंट्स को। सबसे पहला पॉइंट है एग्जाम पैटर्न का। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले अगर आपने उसके एग्जाम पैटर्न को डिकोड कर दिया तो आपने जो भी मेन टास्क था वो तो वहीं सॉल्व कर दिया। तो गेट 2020 तक जो एग्जाम पैटर्न था वो पूछा जाता था एमसीक्यू क्वेश्चन का और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन का। लेकिन गेट 2021 से एग्जाम कमेटी ने एक नया टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐड किया और उसका नाम था एमएसक्यू। पहले था एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अब हो गया मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, और उसके बाद आता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप। ये जो होता है वो नेगेटिव मार्क्स अलॉट करता है, बट ये नेगेटिव मार्क अलॉट नहीं करता। यानी आपको डरने वाली बात नहीं है, जो भी चेंजेस हुए हैं वो नॉन नेगेटिव वाले में ही हुए हैं। यानी अगर आपने इन दोनों में से कोई भी आंसर रॉन्ग भी कर दिया तो आपको बदले में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब देखिए, एमएसक्यू कोई नए टाइप का क्वेश्चन नहीं है। गेट के एग्जाम में ऐसा पहले भी पूछा जा चुका है जिसमें एक क्वेश्चन का आंसर मोर देन वन स्टेटमेंट होता है। तो उनके पूछने का तरीका था कि कोई क्वेश्चन दे दिया और उसमें बोला कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो कि राइट है या रॉन्ग है, तो आपको बताना है एज पर द गिवन क्वेश्चन कि पी क्यू आर सही है, आर एस क्यू सही है। तो ये पहली बार नहीं है, लेकिन अब इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि एग्जाम में इन तीनों टाइप से क्वेश्चन आएंगे और इन टाइप का क्वेश्चन नॉन नेगेटिव होगा। यानी आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मिक्स्ड होते हैं थ्योरेटिकल बेसिस पे, तो ये भी आपके लिए एक एडवांटेज हुआ, क्योंकि इससे पहले जब गेट एग्जाम पूछा जाता था तो आउट ऑफ 65 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेट 30 to 32 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आंसर टाइप होते थे और रिमेनिंग होते थे 30 to 35 एमसीक्यू। तो ये होते थे नेगेटिव वाले मार्क्स, यानी कि अगर आपने कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत दिया तो आपको नेगेटिव मार्किंग होगी। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, एमसीक्यू को और इंट्रोड्यूस कर दिया। एमसीक्यू को इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा, कहीं ना कहीं से वेटेज कम होगा, यानी आपका जो नेगेटिव वाला पोर्शन था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ओके, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब आपको टाइम मैनेजमेंट अप्लाई कैसे करना है, आपको पता है गेट एग्जाम 180 मिनट्स का होता है। इस 180 मिनट्स में आपके पास होते हैं 65 क्वेश्चन। इन 65 क्वेश्चंस में आपको दो सेक्शन दिए जाते हैं। एक होता है एप्टीट्यूड, जो कि पूछा जाता है 15 मार्क्स का, और रिमेनिंग होता है 85 मार्क्स का, जिसमें आपको टेक्निकल में मैथमेटिक्स और आपका सब्जेक्ट भी पूछा जाता है। अब आप ये देखिए कि आपने जब टेस्ट एग्जाम स्टार्ट किया तो हर किसी की टेक्निक होती है। आप हो सकता है पहले जब स्टार्ट करें अपना एग्जाम तो पूरा पेपर एक बार में रीड करें। हो सकता है कुछ बच्चों की हैबिट हो कि वो एक एक करके क्वेश्चन में गो थ्रू होते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्टार्ट कैसे करते हैं पेपर को। बट आपको याद ये रखना है कि किसी भी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप उसके आंसर तक पहुंचेंगे, बट उसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप उसको आधे में ब्रेक करके, आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया यहां से और उसको वहां पर ब्रेक करके आप उसको दूसरे क्वेश्चन पे स्विच कर सकते हैं। होगा क्या इससे कि आपका जो टाइम कंज्यूमिंग है वो बहुत कम हो जाएगा। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सरल हो और आपको वो इजीली बन जाए और आप आगे बढ़ जाओ, लेकिन आप अगर इसी क्वेश्चन में फंसे रह जाएंगे
तो होगा क्या, एक तो आपका टाइम खत्म हो रहा है, और मान के चलिए कि वो क्वेश्चन किसी भी कैलकुलेशन मिस्टेक या कॉन्सेप्ट की वजह से वो क्वेश्चन गलत हो गया, तो याद रखिए वो कितना ज्यादा आपकी रैंक पर इंपैक्ट करेगा। एक तो वो क्वेश्चन गलत हो गया, दूसरा उसके मार्क्स भी निगेटिव हो गए, और आपका टाइम भी खत्म हो गया, जो कि रिटर्न नहीं मिलेगा आपको। तो मेरी आपसे एडवाइस है कि आप वो क्वेश्चन पहले करिए जो आपको आते हैं, चाहे आप क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करिए क्वेश्चन नंबर 1 से, चाहे आप पूरा पेपर पढ़ लीजिए एक बार 10 मिनट देके, और आप क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए कि मुझे कौन से आ रहे हैं और कौन से नहीं आ रहे हैं। देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे तरीके होते हैं, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। तो आप इन सभी जो टेक्निक्स हैं, इन टेक्निक को अप्लाई कीजिए अपनी टेस्ट सीरीज में, अपने टेस्ट देने के तरीके में इन सभी टेक्निक को अप्लाई कीजिए, और देखिए कि आपका जो बेस्ट तरीका है वो कौन सा निकल कर आ रहा है। अगर आपको लगता है आप जिस भी तरीके को फॉलो करिए, बट याद रखिए कि ये जो 180 मिनट्स है ना, ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि लास्ट के 10 to 15 मिनट, ये जो लास्ट के 10 to 15 मिनट होते हैं ना, ये आपको हमेशा स्पेयर में रखने हैं। इसमें आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें या ना करें, लेकिन आपको ये 10 से 15 मिनट इसलिए भी रखने हैं क्योंकि आपको अपने आंसर चेक करने हैं। जो भी आपने आंसर फिल किए हैं, आपको उसको रिवाइज चेक करने के लिए ये मिनट्स जरूरी होते हैं कि कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं भर दिया, या कोई क्वेश्चन मिस्टेक से छूट तो नहीं गया जो आपको आता था। ठीक है, अब जब ये 180 मिनट 65 क्वेश्चंस के लिए दिए गए, तो रफली मान के चल सकते हैं कि 3 मिनट्स पर क्वेश्चन माना जा सकता है, कि 3 मिनट पर क्वेश्चन आपको गेट ने अलाउ किया है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो 10 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको अपनी जो टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स है, आपको वहां से टाइम निकालकर उन क्वेश्चंस के लिए टाइम बचाना है जिन क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेशंस करनी है, जिनमें आपको सोचना है, जिसमें आपको मेहनत लगने वाली है, कि वो क्वेश्चंस आपको टाइम कंज्यूमिंग है। आपको आता है लेकिन आपको टाइम चाहिए, तो आप टाइम बचाएंगे कहां से, इन क्वेश्चन से जिन क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं लगने वाला है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया 15 सेकंड के अलावा 50 सेकंड्स हो गए, तो वहां से टाइम बच गया। दूसरा, वो क्वेश्चन से बचना है जो आपको आते हैं बट बहुत ज्यादा लेंथी है, आप शुरू में छोड़ दीजिए ना। देखिए, चाहे सरल क्वेश्चन कीजिए चाहे टफ क्वेश्चन कीजिए, मार्क्स अगर 1 है तो 1 ही मिलेगा। ठीक है ना, ये स्ट्रेटेजी है। ओके, और ये भी हमको याद रखना है कि एग्जाम में पूरे मार्क्स का पेपर, ये जो 100 मार्क्स का पेपर होता है ना, 100 मार्क्स के पेपर में आपको लाने कितने हैं आपको ये पता होगा। आपको 100 नहीं लाने, अगर आप ऐसा मान के चल रहे हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूं, आपके 100, इसमें अगर आप 100 के लिए जाएंगे तो माइट भी आपके नेगेटिव ही नेगेटिव आ जाए। आप 100 के लिए मत जाइए, आप अपनी बेस्ट लेके चलिए कि मैं कितने क्वेश्चन सही कर सकता हूं इन अ गिवन टाइम। तो हो सकता है आपके 75 भी आ जाए और हो सकता है 100 भी आ जाए, लेकिन आपको एग्जाम में बैठकर ही पता चलेगा कि आज की अप्रोच क्या है। हो सकता है एग्जाम सरल हो तो आपके पूरे आ जाए, हो सकता है एग्जाम टफ हो तो आपको उस कंडीशंस के हिसाब से सॉल्व करना है। ठीक है, आप ऐसा घर से मान के मत चलिए कि मैं आज तो 65 के 65 ही क्वेश्चन करने जा रहा हूं, तो भाई साहब आपके नंबर नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनकी रैंक आते आते, क्योंकि वो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कर गए और उनके सही क्वेश्चंस कम हो गए, क्योंकि गलत ज्यादा हो गए ना। अब ज्यादा गलत होने से क्या हुआ, एक क्वेश्चन ने भी अगर रैंक, मैं आपको रफली बताता हूं कि 77 मार्क्स पे रैंक थी अराउंड 25 AIR। ठीक है, और यही रैंक 71 पर हो गई 120। अब आप देख रहे हैं कि ये जो 6 मार्क हैं, 6 मार्क के गैप में आप 100 पीपल से पीछे हो गए, यानी कि आपके हाथ से हो सकता है ONGC की अपॉर्चुनिटी जा चुकी हो। तो आपको अपने उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो क्वेश्चन आपको आते हैं और आपने वो सॉल्व भी अच्छे से करे, राइटली सॉल्व करे। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है तो मैं क्या करूंगा, मुझे PSU मिलेगा, मुझे IIT मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको ये सब एग्जाम के बीच में बैठ के नहीं सोचना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन और टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए चलना है। नेक्स्ट पॉइंट है रिवीजन टेक्निक।
अब रिवीजन टेक्निक उतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जितना कि आपकी स्टडी की प्रिपरेशन करना। आपने स्टार्टिंग जो प्रिपरेशन की करी होगी और आप आज जनवरी 10 तक पहुंच गए हैं, तो अब आपको करना क्या है, आपको अपने एग्जाम के लिए रिवीजन करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है कि रिवीजन टेक्निक आप कैसी फॉलो करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इतना याद रखिए कि आपने जितनी भी मेहनत करी है अपने नोट्स बनाने में, आपने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो अब वो टाइम आ गया है कि आप उन नोट्स को दोबारा से रिवाइज करें, अपने ही नोट्स को बनाए हुए रिवाइज करें। क्यों करें? क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि जब आप अपने नोट्स को फॉलो करते हैं जो आपने शुरू से आके अभी तक बनाए हैं, तो आपको उनको रिवाइज करना इतना आसान क्यों हो जाता है? क्योंकि वो आपने बनाए हैं तो आपको पता है कि किस नोटेशन का मतलब क्या है, किस पॉइंट पर आपने किस इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिखा हुआ है। यदि आप अपने दोस्त के या फिर अपनी कोचिंग की बात सुनकर किसी अदर बुक को फॉलो करेंगे रिवीजन के लिए, तो हो सकता है कि उस बुक में वो नोटेशंस अलग हो, तो आपको लगेगा आपने तो पढ़ा ही नहीं। बट ऐसा होता नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये मेरी आपको बेस्ट एडवाइस है कि आप रिवीजन अपने खुद के नोट्स से करें, वो नोट्स जो आपने खुद ने बनाए हो, और नहीं भी हो तो आप सिंपल उन्हीं बुक्स को फॉलो करें जो आपने पढ़ी हो। कोई एक्स्ट्रा बुक का बर्डन ना लें, या फिर कोई आपसे बोले कि ये बहुत अच्छी बुक है आप इसको फॉलो कर लीजिए। तो अब वो टाइम चला गया है, अभी सिर्फ रिवीजन करना है। तो रिवीजन में आपको याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स या वो बुक्स जो आपने पढ़ रखी हो तभी आप उसको फॉलो करें, वरना न्यू बुक को स्टडी करेंगे तो ये बहुत हार्ड टाइम चल रहा है, और हार्ड टाइम में आप करेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आपको लगेगा कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, और जब पढ़ा नहीं है तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा। तो ये सब स्ट्रेटेजीज होती हैं। आप अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजी रखिए कि आपको रिवीजन करना कैसे है। आप दिन में मोस्टली 2 से 3 सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 2 + 2 + 2 + 1। देखिए, ये अगर आपने पर सब्जेक्ट दे दिया, सब्जेक्ट 1, 2 एंड 3, और इस टाइम ये जो 1 आवर है एक्स्ट्रा, ये आप एक्स्ट्रा रखिए, ये 2 आवर का आपने स्पेस रख दिया। अगर आप एक दिन में 3 सब्जेक्ट कवर करेंगे 2 आवर्स के गैप में, तो होगा क्या? एक तो आपको ये हैबिट होगी कि आप एक दिन में 3 से ज्यादा सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। क्योंकि जब मैंने ये देखा है कि जब कोई बच्चा क्वेश्चन पेपर देखता है तो उसको किसी सब्जेक्ट के तो सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, बस किसी सब्जेक्ट को उसको याद ही नहीं आता है। होता क्या है कि जब हम कोई एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमको अच्छे से समझ आ जाता है, बट जब 2 से 3 सब्जेक्ट और 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन एक साथ पूछे जाते हैं तो वो अपने कॉन्सेप्ट को यूज ही नहीं कर पाता, वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट को कहाँ यूज करें और कितने याद रखें। तो आपको ये समझना जरूरी है कि एग्जाम में तो सभी सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? तो आपको अपने रिवीजन के मेथड भी थोड़ा सा नया करना है कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट और 4 सब्जेक्ट तक, लेकिन इंटरवल में कि 2 आवर्स का इंटरवल, फिर 2 आवर्स का इंटरवल और फिर 2 आवर्स का इंटरवल। इससे होगा क्या कि आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट 3 खत्म हो गए, आपने नेक्स्ट डे गए, नेक्स्ट डे भी आपने यही फॉलो किया, तो आपने सब्जेक्ट 4, 5 एंड 6, तो देखिए आपने 2 दिन में 6 सब्जेक्ट का रिवीजन कर लिया। देखिए, अगर आपने अपने खुद के नोट्स बनाए ना, तो ये 2 आवर्स मोर देन सफिशिएंट है अपना रिवीजन करने के लिए। ठीक है, ये मेरी आपको सभी से गुजारिश है कि आप अपने खुद के नोट्स से ही सॉल्व करें, दूसरे से नहीं। इतना ये जो लोग बोलते हैं ना कि मेरे नोट्स से पढ़ ले, मेरे बेस्ट हैं, तेरे नोट्स ऐसे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सबके अपने नोट्स बेस्ट होते हैं, आप अपने पे कायम रखिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने रिवीजन की टेक्निक फॉलो करनी है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, जिसका नाम है यूज ऑफ रफ कॉपी स्मार्टली। अब आप कहेंगे ये कैसी बात है कि अब आप आपको रफ कॉपी का यूज करना भी आपको सिखाएंगे। देखिए, हर चीज का एक तरीका होता है, अगर आपने उस तरीके को सीख लिया ना, तो गेट एग्जाम हो, यूपीएससी एग्जाम हो या कोई अदर एग्जाम हो, हर एग्जाम की एक स्ट्रेटेजी होती है और उसमें एक छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं वो बहुत काम के होते हैं। तो जब आप गेट एग्जाम की बात करते हैं, तो गेट एग्जाम में आपको जब आप स्टार्ट करते हैं, आपको तो एक शीट दी जाती है जिसमें अराउंड 16 पेजेस होते हैं,
और ये जो कॉपी होती है वो छोटी होती है बहुत, एज कंपेयर टू आपकी जो आपने अपनी स्टडी के लिए, अपने रिवीजन के लिए, अपनी टेस्ट सीरीज के लिए कोई भी अगर आपने स्टार्ट किया है प्रिपरेशन, तो उस कॉपी से वो छोटी होती है। मान के चलिए ये आपकी एक रफ शीट है जो आपको गेट कमेटी ने दी है, आपको इसको यूज करना है, और वो रफ शीट इससे भी छोटी होती है। आप मान के चलिए इसकी हाफ होती है। ओके, तो आपको अपनी जो स्पेस है वो बहुत प्रिसाइसली यूज करना है। तो देखिए अब आपको करना क्या है, जब आपको अपना टेस्ट पेपर स्टार्ट कर दिया हो तो आपको एक एक पेज बहुत ही स्मार्टली यूज करना है। कैसे करना है, ये दोनों ही साइड से ब्लैंक होता है, पहली बात। दूसरी ये कि आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है अपनी रफ कॉपी में, तो आप क्या करेंगे, यहां पर अपने क्वेश्चन नंबर को मेंशन करना नहीं भूलेंगे। आप अपनी रफ कॉपी में जब भी किसी भी क्वेश्चन को आंसर करेंगे तो वो आंसर का क्वेश्चन नंबर यहां पर मेंशन होगा। लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आपने भरा ए, तो ये आपने फिल कर दिया। आपने किया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सो क्वेश्चन नंबर 14 और आंसर आपने फिल कर दिया 0.02, सो 0.02। ये आप करना नहीं भूलेंगे। सो आप ऐसे करते 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 जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप अपनी रफ कॉपी में वो मेंशन करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। जब आपका टाइम लास्ट के 10 मिनट बचेंगे, ठीक है, अब होता क्या है कि जब बच्चे शुरू में जब क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते तो एक्साइटेड होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, लेकिन होता क्या है जैसे जैसे एग्जाम आगे बढ़ता जाता है जो क्वेश्चन नहीं बनते उनका प्रेशर आ जाता है, प्लस जो क्वेश्चन बचे हुए जिन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है उनका प्रेशर भी आप पे एक्स्ट्रा आ जाता है। तो इन सब की वजह से आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक, आपके आंसर सबमिशन की मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि अपने टेस्ट पेपर में जो आपको दी हुई कॉपी है आपको उसमें आंसर मैच करने हैं, ठीक है, तो ये आप फिल करेंगे। दूसरा कि अगर आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है, तो आपने स्टार्ट किया अपना क्वेश्चन सॉल्व करना यहां से, ठीक है, एक कॉर्नर से सॉल्व करना स्टार्ट करना। उसके बाद मान के चलते हैं आपको ये क्वेश्चन आधे रास्ते में आना बंद हो गया, आपने सोचा कि अब ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा, तो आप उस क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ दीजिए और इस पेज को भी चेंज कर दीजिए। यानी कि अब न्यू क्वेश्चन जो होगा वो एक न्यू पेज से होगा, न्यू क्वेश्चन न्यू पेज से होगा। अब मैं बताता हूं इसका फायदा क्या है। हो सकता है आपने 125 मिनट्स में अपने एग्जाम में वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जो आपको आते थे। आपने एक बार क्वेश्चन नंबर 1 to लेके 65 तक आपने वो सभी क्वेश्चंस को देख लिया और समझ लिया कि आपको जो जो आते थे वो आपने 125 मिनट्स में कर लिए। अब आप दोबारा से उन्हीं क्वेश्चंस पे जाएंगे जो आपने छोड़ रखे थे। अगर आपने इस क्वेश्चंस के रिमेनिंग पोर्शन पे न्यू क्वेश्चन करा तो आप जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास स्पेस ही नहीं है, और स्पेस नहीं है तो आप दोबारा से एक न्यू जगह जाएंगे। न्यू जगह जाएंगे तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन दोबारा शुरू करेंगे, और जब कैलकुलेशन दोबारा शुरू करेंगे तो भैया आपने टाइम भी तो दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया। तो वो टाइम जो आप पहले दे चुके हैं आपको यूज करना है आने वाले क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो जब आप दोबारा से लौट के आएंगे तो उसी क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करेंगे जिसके लिए आपने स्पेस छोड़ रखा था। बहुत सारे बच्चे इस डाउट में रहते हैं कि अगर ये क्वेश्चन बुकलेट जो आपको दी गई है रफ कॉपी, अगर ये फिल हो जाए तो क्या आपको दोबारा मिलेगी? यस, आपको वो दोबारा देंगे, आपको वो दोबारा देंगे। अगर आप उनसे डिमांड करते हैं कि हमें एक और रफ कॉपी चाहिए, सो यू हैव टू फिल ऑल द डिटेल्स, योर नेम, योर रोल नंबर, योर एनरोलमेंट नंबर, योर एडमिट कार्ड नंबर इन दिस बुकलेट, और आपको वो कॉपी यूज करनी है, और आफ्टर दैट एग्जाम यू हैव टू रिटर्न दैट रफ कॉपी। ओके, तो आपको ये वापस करके जानी होती है, ये कोई घर तो ले नहीं जाता, तो आपको एक से ज्यादा मिल जाती है, ठीक है। ये सबसे बड़ा पॉइंट था। बच्चे इसमें डाउट में रहते हैं कि हमको एक से ज्यादा कॉपी मिलेगी कि नहीं मिलेगी।
आपको एक से ज़्यादा कॉपी मिल जाएगी, तो इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि पेज आप यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है सबमिट द राइट आंसर। सबमिट द राइट आंसर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप इसको डबल स्टार, 3 स्टार, जितने स्टार देने हो उतने स्टार दे दीजिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी एग्जाम में, गेट में, नेट में, सेट में, स्पेशली गेट में। क्यों है? क्योंकि यहां पर आपको जो ये क्वेश्चन दिए जाते हैं, MCQ, अब तो MSQ भी आ गया और न्यूमेरिकल आंसर टाइप भी आ गया। तो मान के चलिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है A, B, C और D, ठीक है, और यहाँ पे आपको फिल करना है। यहाँ पर तो मल्टीपल सिलेक्ट है। आपसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि यूज योर रफ कॉपी स्मार्टली, तो आपको करना क्या है कि अपने रफ कॉपी में भी आंसर मेंशन करना है क्वेश्चन नंबर के साथ कि आपने A फिल किया है कि B फिल किया है। अगर आपने B फिल किया है तो आप B को ही, यहां पर जो मार्क होते हैं, यहां पर लिखा होता है A, यहां पर B, यहां पर C और यहां पर D, तो आप B पर ही प्रेस करिए अपने माउस की को। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूं कि मेरे से गलती हो चुकी थी पास्ट में, जब मैंने अपना गेट एग्जाम दिया था, 2017 की बात है। मुझे आंसर फिल करना था C, मैंने आंसर फिल कर दिया B, और मेरे जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव वाला, एक तो वो गलत हुआ, सो 2 मार्क्स विल बी गॉन, और साथ ही साथ इसका 0.67 मार्क भी गॉन। यानी कि आपको लॉस कितने का हुआ? -2.67 का। आप ये मान के चलिए कि आपका PSU में होना और नहीं होना, यही एक आंसर डिपेंड कर देता है। ठीक है, तो आपको एक एक आंसर राइट भरना है। अब बात आती है न्यूमेरिकल आंसर टाइप की। हर क्वेश्चन में मेंशन होता है कि आपको आंसर परसेंटेज में देना है, आपको आंसर डेसिमल में देना है, या आपको आंसर कितने डेसिमल में देना है। अगर आपसे बोला है कि आपको आंसर 2 डेसिमल में फिल करना है, तो आपको आंसर 2 डेसिमल में ही देना है। यानी कि जब आपसे 2 डेसिमल पूछा जाए तो 0.23, आपको बोला जाए परसेंटेज तो आपको 23% फिल करके आना है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन का आंसर आपने जो कैलकुलेट किया और वो माइनस में आया है, तो भैया आप -0.23 लगाना नहीं भूलना, वरना ये क्वेश्चन जो है ना वो आपको नंबर नहीं देने वाला। तो ये तीनों ही टाइप का आंसर भरना बहुत ही जरूरी होता है। मेरे ही जानने वाला एक बंदा है जिसका आंसर इसकी वजह से गलत हुआ, मेरा भी गलत हुआ, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपको मिल जाएंगे जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप सॉल्व तो सही कर लेते हैं, बट हो सकता है एग्जाम के टाइम पर माइंड ने काम थोड़ा सा नहीं किया और कंफ्यूज हो गया या प्रेशराइज हो गया, तो राइट आंसर फिल नहीं कर पाए। आंसर मांगा था 23%, हम भर कर आ गए 0.23, तो क्या आपको नंबर मिलेंगे? आपको नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन आपने तो सही किया है, लेकिन आपने राइट आंसर फिल नहीं किया। सो सबमिट द राइट आंसर इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन एनी एग्जाम। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि राइट आंसर फिल करना क्यों है जरूरी। क्योंकि अगर आपने सारी मेहनत कर ली और आपने आंसर सही नहीं भरा, तो क्या आपको नंबर मिलेंगे? आप बाहर आके बस यही कहिएगा कि मेरा एग्जाम पूरा सॉल्व हो गया, और जब आपका आंसर आएगा, जब आपका स्कोर कार्ड आएगा, तो आपको रैंक नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स थे मेरे हिसाब से गेट की प्रिपरेशन के लिए और गेट के एग्जाम के लिए। आई होप आपको इन सभी से हेल्प मिलेगी, और हमारी तरफ से, एमिनेंस क्लास की तरफ से, आप सभी को विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर गेट एग्जाम। आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी रैंक लेकर आए, बट आप ये परेशान मत होना। मैं आपसे एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि गेट एग्ज़ाम माना कि एक एग्ज़ाम है जिससे हमको जॉब मिलती है, जिससे हमको PSU में जाने का मौका मिलता है, एक अच्छी सैलरी मिलती है, बट गेट के अलावा भी दुनिया होती है जहां आप अपनी स्किल्स को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, और वहां पर भी आप बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। सो गेट इज नॉट द लास्ट गेट, ओके, योर वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू। तो आप अपनी
अच्छे से परफॉर्म करिए। आपका होना नहीं होना एग्जाम पर मैटर करता है, आपके एग्जाम के दिन और एग्जाम के मूड पर मैटर करता है, ठीक है। ये सब कुछ कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे फैक्टर्स का। आप अपनी प्रैक्टिस को बेस्ट रखिए। अगर आपको किसी भी चीज में डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको पर्सनली आपको गाइड करूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश करते हैं। दोस्तों हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चों तक पहुंचाइए ताकि ये जो जानकारी है वो हर बच्चे को मिल सके, क्योंकि ये 20 मिनट्स की वीडियो आपकी प्रिपरेशन को वेस्ट नहीं कर रही। ये वीडियो आपको गाइड कर रही है कि वो सभी पॉइंट्स जो पहले के टाइम पर गलतियां हो चुकी हैं लेकिन आप वो गलती ना करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपनी गेट को तैयारी करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।